गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 9। पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े थे। इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा था। हमने इसके पहले पाठ के 2 भाग पढ़ा है। ठीक है, इस कक्षा में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद जी के फटे जूते। लेखक परसाई जी, अब तक हमने पढ़ा है कि लेखक परसाई जी जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जीवन और लेखन एक समान था। वे जैसा लेख लिखते थे वैसा ही जीवन जीते थे। उनके पास 2 किस्म की पोशाकें नहीं थी, यानी जीवन और लेखन की विचारधारा एक ही थी। वे जैसे थे जैसा सादगीपूर्ण जीवन जीते थे वैसे ही उनकी सोच थी और वैसे ही उनकी रचनाएं थी। परसाई जी का कहना है कि आजकल के लेखक जिस में वे स्वयं भी है, वे जो नैतिक मूल्यों को, जो विचारों को अपने लेखों में लिखते हैं, उसका पालन वे स्वयं भी नहीं करते। उनकी करनी और कथनी में अंतर होता था। वे अवसरवादी हैं, मौके की तलाश में रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार वे अपने को बदलते रहते हैं। पर प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान से लेखक के हौसले पस्त होने का कारण यह है कि एक और प्रेमचंद जी सीधे साधे सरल नजर आते थे, साथ ही वे विद्रोही प्रवृत्ति के भी थे। उनके व्यंग भरी मुस्कान समाज में फैली भेदभाव और दिखावे के जीवन जीते लोगों की सच्चाई को उजागर करती है। यहाँ पर हम इस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। पाठ से पढ़ेंगे। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। लेखक परसाई जी का कहना है कि जो फोटो परसाई जी के पास प्रेमचंद जी की है, जिसमें प्रेमचंद जी बड़े शान से अपने फटे जूते के साथ नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर कहीं कोई झिझक नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, कि वो फटे जूते पहने हुए हैं और वो बड़ी शान से, बड़े विश्वास के साथ जो फोटो खिंचा रहे हैं। उसी फटे जूते वाली फोटो को देखकर लेखक परसाई जी कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचाऊंगा, क्योंकि फोटो जो है वो सदियों तक याद की जाती है, सदियों तक देखी जाती है। वो हर समय एक जो है यादगार बन जाती है। और उस समय प्रेमचंद जी की माली हालत जो थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इसलिए जो है वो फटे जूते पहने हैं। तो उस तस्वीर को देखकर जब भी कोई, चाहे वो कितने भी वर्षों बाद क्यों ना हो, जब भी कोई उस फोटो को देखेगा तो प्रेमचंद जी की दयनीय आर्थिक स्थिति के जो समस्या है वो उस व्यक्ति के सामने उजागर हो जाएगी। तो लेखक परसाई जी का ही कहना है कि फोटो जो है वो यादगार हो जाती है और इस तरह से जो है मैं कभी भी फोटो खिंचाना नहीं चाहूँगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? यहाँ लेखक परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद की मुस्कान से लेखक परसाई जी के हौसले पस्त होने का कारण यह है कि एक और प्रेमचंद जी सीधे साधे सरल तो नजर आते हैं, साथ ही उनमें एक विद्रोह की प्रवृत्ति भी आ रही है। वो जो है, उनकी जो मुस्कान है वो कोई साधारण मुस्कान नहीं है, उसमें एक व्यंग छुपा हुआ है। ठीक है, और उनकी व्यंग भरी मुस्कान समाज में फैली
भेद, अमीरी गरीबी के भेदभाव जो है, या दिखावे के जीवन जीते लोगों की सच्चाई को उजागर कर रही है। लेखक कहते हैं, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधव कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ पर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में उस गोदान के जो नायक है वो हौरी के बारे में कहा है। हौरी और पूस की रात उनकी कहानी, प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। और सुजान भगत, ये भी एक मंत्र कहानी से लिया गया है। प्रेमचंद जी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और एक और कहानी है कफन। तो यहाँ पर जो है परसाई जी ने उनके कुछ उपन्यास और कहानियों के मुख्य पात्रों के बारे में लिखा है कि उनकी ये विशेषता, इनके जो पात्र है, पात्रों की विशेषता है कि वे अपनी रचनाओं में समाज के निम्न और शोषित वर्ग भी की समस्याएं और कठिनाइयों को बहुत ही करीब से उन्होंने देखा था और स्वयं भी भोगा भी था। इसका प्रभाव उनके उपन्यास और कहानी में नजर आता है। यहाँ पर जो है पूस की रात में जो हल्कू है वो एक किसान है, बहुत गरीब किसान है। और अभी पूस का मौसम आने वाला है, पूस का मतलब ठंडी का समय आने वाला है। दिसंबर में पूस होता है। तो उस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और हल्कू का जो है मटर का खेत है और उसकी रखवाली करनी है। और रखवाली करने के लिए उसे खेत में रहना पड़ेगा, खुले आकाश में रहना पड़ेगा, और उसके पास एक कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो एक किसान की समस्या को यहाँ पर बताया गया है कि किसान की समस्या, जो गरीबी से जो लोगों का पेट भरता था किसान, वो कितनी समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से गुजरता था। और किसानों की परिस्थिति में आज भी जो है कोई सुधार नहीं आया है। बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। तो किसानों की समस्या को प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी में उतारा है। दूसरा है सुजान भगत, एक मंत्र कहानी है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध, जिसमें जो है एक डॉक्टर है कैलाश, और उनके बेटे को जो है सांप काट लेता है। और उससे पहले एक आदमी उनके पास आता है, डॉक्टर के पास, अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, जिसका नाम सुजान होता है, सुजान भगत होता है। वो सांप पकड़ने का काम करता है। तो उसका बेटा, इकलौता बेटा होता है, वो बीमार पड़ जाता है और वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आता है। लेकिन डॉक्टर साहब जो है अपने नियम के पक्के हैं और उनके खेलने का समय है, और उनके पास आए हुए मरीज को यदि वो देख लेते तो शायद वो जो सुजान भगत का बेटा है वो बच जाता है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो उनके खेलने का समय है और वो मरीज को कोई महत्व नहीं देकर वो उसको बिना देखे जो है वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के नहीं देखने से, इसका इलाज नहीं करने की वजह से सुजान भगत का इकलौता बेटा मारा जाता है। कुछ समय के उपरांत डॉक्टर कैलाश के बेटे को सांप काट लेता है और उसको बचाने की, उनका भी इकलौता बेटा होता है और वो उसको बचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। उनको पता चलता है कि एक आदमी है जो सांप के जहर को मंत्र से उतारता है, और ये और कोई नहीं, ये वो सुजान भगत ही होता है जो अपने बीमार बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आता है। तब जब सुजान भगत को डॉक्टर कैलाश के बेटे के बीमार होने की खबर मिलती है, उसको सांप के काटने की खबर मिलती है, तो वो जो है अपनी मन का जो द्वेष होता है, जो गुस्सा होता है, उसको दबा देता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो वो डॉक्टर कैलाश के घर आता है और उनके बेटे का
इलाज करता है, अपने मंत्र से उस सांप के जहर को उतारता है, और जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर कैलाश का इकलौता बेटा जीवित हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी मंत्र। तो यहाँ पर जो है, जो उनकी व्यंग भरी मुस्कान है, तो उसमें ये कहानी है कि कहानी के जो पात्र हैं वो उसमें जो है वो सही बैठते हैं। दूसरी जगह है, यहाँ पर माधव है। माधव वो कामचोर है, और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और उसके पास कफन चंदे से जो है इकट्ठा करके वो कफन के पैसे लेकर आता है, कि कफन खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करता है, और कफन खरीदने के लिए वो शहर जाते हैं। लेकिन पैसा देखते हैं तो उनके मन में जो है अपनी दबी हुई इच्छाएं जाग जाती है। वो कफन न खरीद कर शराब पीकर मस्ती से झूमने लगते हैं। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पर, परसाई जी ने प्रेमचंद जी के कुछ कहानी और उपन्यासों के पात्र को लिया है। ठीक है, और ये कहा कि उनका जो समस्याएं थी, जो निम्न वर्ग की या शोषित वर्ग की जो समस्याएं थी, उसको प्रेमचंद जी ने बहुत करीब से देखा था, और इसलिए जो है उनकी कहानियां इतनी प्रभावशाली हुई है। ठीक है, आगे है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी के फटे जूते को देखकर जो है परसाई जी का कहना है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, यहाँ पर जो है मेरी जनता के लेखक जो है प्रेमचंद जी को कहा गया है, कि प्रेमचंद जी जो है आम जनता की समस्याओं को समझते थे। ठीक है, उन्होंने अपने प्रत्येक रचनाओं में जो है समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान और उनकी समस्याओं को जो है समाज के सामने रखा, अपनी कहानियों के द्वारा, अपने उपन्यास के द्वारा। ठीक है, और उसके समाधान को खोजने का प्रयास किया। ठीक है, तो लोगों के सामने जो है इस गरीब वर्ग की या आम जनता की समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में, अपनी उपन्यासों में उतारा है। इसलिए जो है लेखक परसाई जी प्रेमचंद जी को जनता के लेखक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आगे की पंक्ति है, एक मिनट देख रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्भन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गई हरि नाम। यहाँ पर जो है परसाई जी ने भक्ति काल के एक कृष्ण भक्त कवि कुम्भन दास जी का जो है यहाँ पे उल्लेख किया है, कि कुम्भन दास जी जो है अकबर बादशाह अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकरी आया जाया करते थे। ठीक है, तो उसी को जो है वहाँ पर जब वो आते जाते थे, वो तो हम कृष्ण के भक्त थे, उनकी भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन बादशाह के बुलाने पर जब वो फतेहपुर सिकरी जाते थे,
तो उनका कहना है कि वो आने जाने में जो है उनका जो मतलब अपने ईश्वर की भक्ति करना वो भूल गए थे, और आने जाने में ही उनका जूता घिस गया था। ठीक है, तो आने जाने में घिस गया था, वे उसका इस समय ईश्वर की भक्ति करना भी भूल गए थे। बादशाह अकबर के निमंत्रण पर वह जो फतेहपुर सिकरी आया जाया करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ है कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गई हरि नाम, कि वो आने जाने में जो उनके पैर घिस गए और ईश्वर की भक्ति करना वो भूल गए, है ना। और इसलिए जो है उनके कहते कि उन जिनके देखे दुख बुझत है, तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखकर जो है दुख उपजता है, इसलिए जो है वो उनको दूर से ही वो सलाम करते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका जिक्र इसलिए किया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने और को भुलाकर जो है वो धन के लालच में बादशाह अकबर के दरबार में आ जाया करते थे। ठीक है, तो आगे प्रेमचंद जी के बारे में कहता है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? कि जिस तरह से यहाँ पर जो है कि जो जूता जो है वो फट गया है, लेकिन कवि का कहना है कि जूता जो है अगर बहुत ज़्यादा चलने से जो है जूता घिस जाता है, फटता नहीं है। लेकिन प्रेमचंद जी का जूता घिसा नहीं है, और ये है उनका जूता फट गया है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा था, हो गया था, पर तुमने अपना जूता आजमाया। ठीक है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। कि यहाँ पर जो है परसाई जी कहते हैं कि जूता जो है बहुत ज़्यादा चलने से घसता है, फटता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जूता घिसा हुआ नहीं है, तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम्हारे से मतलब यहाँ पे प्रेमचंद जी से है। ठीक है, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। ठीक है, प्रेमचंद जी के जूतों को फटा देखकर लेखक ने उनसे कहा कि किसी सख्त चीज जैसे टीला या पर्वत से टकराने का अनुमान लगाया है। ठीक है, लेखक परसाई जी कहते हैं कि परत दर परत जमी हुई चीजें समाज में व्याप्त रूढ़ियां तथा कुरीतियों से है, जो जमाने से जमती चली गई है। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद जी जो है समाज में जो असमानता है, अमीरी गरीबी है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, और कुरीतियां हैं, शोषण है। ठीक है, इस पर जो है वो समाज की बुराइयों पर जो है अपना आक्रोश प्रकट करते थे। ठीक है, वो समाज सुधारक थे। ठीक है, वो समाज को सुधारना चाहते थे, और इसलिए जो है वो समाज में फैली हुई बुराइयों पर अपना इशारा करते थे। तो लेखक परसाई जी कहते हैं कि तुमने जो है अपने जूते से जो है उन रूढ़िवादी चीज़ों को, कुरीतियों को, छुआछूत, जो सामाजिक असमानताएं थी, उसको ठोकर मार मार कर हटाना चाहते थे। इसी वजह से जो है तुम्हारा जूता फट गया है। प्रेमचंद जी उन्हीं बुराइयों को ठोकर मार मार कर समाज से हटाना चाहते थे। प्रेमचंद जी उन लोगों में से नहीं थे जो बंधी बंधाई लीक पर चलने में ही प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से लेखक का कहना है कि उन जो टीला मतलब पहाड़ है ना, जो मिट्टी का होता है, जहाँ पर मिट्टी डालते डालते एक पहाड़ सा बन जाता है और वो सख्त सा हो जाता है ना। तो लेखक कहते हैं कि ये जो सदियों से जो कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़िवादिता या रूढ़ियाँ हैं, या जो छुआछूत का भेदभाव, शोषण है, ये असामाजिक जो
तो ये जो है परत दर परत जो है वो जमते गई है और तुम जो है इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है तुम इसको हाथ से नहीं, अपने पैर से ठोकर मारकर, अपने जूते की नोक से जो है ठोकर मार मार कर इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और इसी में जो है तुम्हारा जूता फट गया होगा, ठीक है। टीला समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़िवादियों की परंपराओं से है जो समाज को और मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। समाज में ऐसे कई बुराइयां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे कुरीतियां हैं, शोषण है, अन्याय है, भेदभाव है ना। तो प्रेमचंद जी जो है इन्हीं को ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते थे। लेखक कहते कि तुम उसे बचकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता था। टीलों मतलब उन समस्याओं से, जैसे लेखक थे कि लेखक कहते कि मैं बचकर निकल जाता था, मैं उसके ऊपर जो है उन चीज़ों में जो है मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको साइड से निकल जाता था, ठीक है, वो बचकर निकल जाता था। तो टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चलती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी यही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, ठीक है। तो प्रेमचंद जी के लिए जो है परसाई जी का कहता है कि प्रेम का स्वभाव जो है वो निर्भीक था, ठीक है। जो लोग या जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी वे खुलकर उसका विरोध करते थे, वो समझौता करना नहीं जानते थे, ठीक है। और पाँव की उंगली से इशारा करना उनका यही स्वभाव दर्शाता है। वे ऐसे लोगों को जो समाज के लिए उचित नहीं है सदा जूते की नोक पर रखते थे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम जो उसे बचकर तो निकल सकते थे, लेकिन प्रेमचंद जी का स्वभाव इस तरह का नहीं था। वो ऐसे लोगों को या ऐसी रीतियों को, ऐसी कुनीतियों को, कुरीतियों को, जो अन्याय है, जो शोषण है, उसको जो है वो अपने ठोकर की नोक पर रखते थे। यहाँ पर जो है परसाई जी ने प्रेमचंद जी के गोदान में होरी, जो उस गोदान उपन्यास का जो नायक था होरी का जिक्र किया है कि वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म मतलब नियम और धर्म को मानने, है ना, नीति से चलना, नियम से चलना, ठीक है। तो प्रेमचंद जी भी जो थे वो नियम को मानते थे, धर्म को मानते थे, ठीक है, नेम धेम से चलने वाले थे, नियम से चलने वाले थे। तो इसलिए जो है तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम्हारी इस इशारे तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया। तो प्रेमचंद जी का, परसाई जी का कहना है कि प्रेमचंद जी जो है समाज में फैली हुई बुराइयों को जो है अपने पैर मतलब ठोकर से जो है उसे निकालना पसंद करते थे और इसलिए जो है वो हाथ की उंगली से नहीं पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं और इसी वजह से उनका जूता जो है वो फट गया है, ठीक है। तो सदियों से, ठीक है, मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरा कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, उंगली बाहर निकल आई है पर पाँव बचा रहा
और मैं चल रहा हूँ, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। परसाई जी समाज पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं, लोग उन्हें अनदेखा करते हैं और उससे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो है, जो सदियों से जो है पर परत दर परत जो कुरीतियां जम गई है, उसको जो है वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वो समाज सुधारक थे और इस वजह से जो है वो उसे अपने ठोकर से, अपने पैर के जूते की ठोकर से जो है उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। परसाई जी उन रूढ़ियों और कुरीतियों से जो समाज में सदियों से चली आ रही है और लोग बिना सोचे समझे जिसे मानते चले आ रहे हैं, इसी वजह से जो है वो परत दर परत जो है वहां पर वो जमती जा रही है। उन रूढ़ियों की जड़ें बहुत गहराई तक जम गई हैं। प्रेमचंद जी उन लोगों में से नहीं थे जो परिवर्तन के भय से बंधी बंधाई लिख पर चलने में खुश रहते थे। वे समाज में फैली बुराइयों से लड़कर उन्हें समाज से निकालना जानते थे। वे समाज सुधारक थे, वे स्वाभिमानी थे और स्वाभिमानी व्यक्ति के मालिक थे। वे परिस्थितियों से समझौता करना नहीं जानते हैं। और प्रेमचंद जी जो है लेखक के घिसे हुए तलवे को देखते हैं और उनके जो लहू लुहान हुआ तलवा पे जो है वो हंस रहे, क्योंकि परसाई जी जो है उन बुराइयों से बचकर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो है उन बुराइयों को अनदेखा करके अपनी रचनाओं को लिखते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्लास। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।